Hello everyone, welcome to टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 21 के बारे में एंड दिस इज द इम्यूनोलॉजी सीरीज, यानी इम्यूनोलॉजी का जो डोज चल रहा है उसी का 21st लेक्चर है ये। ठीक है, इससे पहले 20 वीडियोस जा चुके हैं तो मेक श्योर आपने उनको देख लिया हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्टरनेटिव पाथवे के बारे में, जो कि एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे माना जाता है और ये इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए जाना जाता है। हमने इन जनरल देखा था कि कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्चुअल में 3 तरीके से चलता है। क्लासिकल पाथवे हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, लेक्टिन पाथवे भी हमने देख लिया था। एक्चुअल में हुआ ये था कि सबसे पहले क्लासिकल पाथवे मेनली डिस्कवरी में आया था। क्लासिकल पाथवे के बाद जो है अल्टरनेटिव पाथवे देखा गया, क्योंकि ये सेकेंड पाथवे था तो इसको अल्टरनेटिव माना गया था। ठीक है, यानी जैसे हम कहते हैं ना, वी शुड बी हैविंग द अल्टरनेटिव ऑप्शन, मतलब कुछ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी होना चाहिए। सिमिलर बेसिस पे जो मेन पाथवे था वो क्लासिकल बेसिस पे डिस्कवर हुआ था। इसके अलावा सेकेंड पाथवे जो देखा गया था वो देखा गया था अल्टरनेटिव। अगेन अल्टरनेटिव पाथवे भी एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे है। सिर्फ और सिर्फ तीनों कॉम्प्लीमेंट पाथवे में क्लासिकल पाथवे ऐसा था जिसमें कि एंटीबॉडी इन्वॉल्व थी, बाकी जो 2 पाथवे उसमें किसी भी तरीके से एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एंड एज पर द प्रीवियस लेक्चर हमने ये भी पढ़ा था कि जिस इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसे हम इनेट इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। सो लेट्स सी कि अल्टरनेटिव पाथवे जो है वो चलता कैसे है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अल्टरनेटिव पाथवे, वेरी ऑब्वियस ये एक टाइप का कॉम्प्लीमेंट पाथवे ही है। प्लेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी C3 कन्वर्टेज बनता है, C5 कन्वर्टेज बनता है, C3 इन्वॉल्व है। फैक्टर बी और फैक्टर डी नाम का यहाँ पे एक फैक्टर जो है मेनली यूज किया जाता है इन दिस पर्टिकुलर पाथवे। बाकी C5, C6, C7, C8, C9 ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। पॉली C9 जो है पार्टिसिपेट करता है एंड फाइनली मैक का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स काम नहीं करती हैं वो है C1, C2, C4। ये आपको यहाँ पे काम करते हुए नहीं दिखेंगी। C3 से लेकर C9 तक सारी प्रोटीन्स यहाँ पे काम करेंगी एक्सेप्ट C4। ठीक है, C4 को छोड़ने के बाद C3, C5, 6, 7, 8, 9 ये सारी काम करेंगी। C4 काम नहीं करेगा, 2 भी नहीं करेगा, 1 भी नहीं करेगा। ठीक है, और मैक का फॉर्मेशन अगेन कॉमन होता है यहाँ पे भी। ये पाथवे एक्टिवेट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, ट्यूमर सेल्स या फिर बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जो कि अल्टरनेटिव पाथवे के लिए मेनली रिगार्ड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ये एक टाइप का कॉम्प्लीमेंट पाथवे है एंड अगेन इसमें जो है एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स से नहीं बनता है, इसलिए हम कहते हैं इट इज अ पाथवे विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स नहीं देखा जाता है और इसीलिए इस पाथवे को जो है हम इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट मानते हैं। अल्टरनेटिव पाथवे भी एक्चुअल में यहाँ पर C3 कन्वर्टेज का इस्तेमाल करता है एंड C5 कन्वर्टेज का इस्तेमाल करता है, जैसे कि हमने बाकी 2 पाथवे में देखा था। लेकिन जो यहाँ पे फैक्टर C3 एंड C5 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन करवाते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू दोज फैक्टर जो कि लेक्टिन पाथवे एंड क्लासिकल पाथवे में C3 एंड C5 का फॉर्मेशन करवा रहे थे। यहाँ पर ये देखा जाता है कि C3 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन कौन करता है, C3b, कैपिटल B, स्मॉल b, एंड C5 कन्वर्टेज को कौन बनाता है, C3b, कैपिटल B, स्मॉल b एंड C3b। यानी आप ये कह सकते हो, अगर हम ये इस तरीके से लिखें तो ये भी गलत नहीं होगा कि अगर हमें C5 कन्वर्टेज लिखना है, ठीक है, C5 कन्वर्टेज अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं C3b प्लस C3 कन्वर्टेज। अगर आप इसे कंबाइन कर देते हैं तो ये C5 कन्वर्टेज बन जाएगा। लेकिन मेक श्योर ये जो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं दिस इज वेरी स्पेसिफिक फॉर ओनली अल्टरनेटिव पाथवे, क्योंकि लेक्टिन एंड क्लासिकल पाथवे में वहां पे भी C3 C5 बनता है लेकिन उनका कंपोजिशन कोई और होता है, यहाँ पर कंपोजिशन अलग है। ठीक है, तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है। ऑल्दो इनका नाम सेम ही है क्योंकि इनका काम भी वैसा ही है, क्योंकि C3 बनता है तो और C3 को बुलाकर वो ब्रेक करता है, और C3 आते हैं तो उनका भी C3 फ्रेगमेंट बनता है और C3b फ्रेगमेंट जो है आकर C3 कन्वर्टेज के साथ मिलता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर C3 कन्वर्टेज क्या है, यहाँ पे है C3b, कैपिटल B, स्मॉल b। ओके, अब ये जब C3b के साथ मिलता है इसलिए यहाँ पर हम एक और C3b लगा देते हैं और इस तरीके से जो है C5 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है।
नेक्स्ट अल्टरनेटिव पाथवे में जैसे कि हमने कहा कि C3 कन्वर्टेज C3b एंड कैपिटल B स्मॉल b से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट C5 कन्वर्टेज इससे मिलकर बना होता है। तो ये आपको ध्यान देना है क्योंकि ये थोड़ी सी यूनिक हो जाती हैं चीजें जब हम अल्टरनेटिव पाथवे के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देखा ये गया है कि ये जो अल्टरनेटिव पाथवे है वो 3 तरीके से बॉडी में स्टार्ट हो सकता है। अगर बॉडी में पैथोजन एंटर हुआ है तो 3 तरीके से स्टार्ट हो सकता है। पहला पाथवे होता है जिसे हम कहते हैं टिक ओवर पाथवे, ठीक है। इसमें कौन कौन सीरम कंपोनेंट काम करता है? C3 करता है, फैक्टर B, फैक्टर D एंड प्रोपीडीन करता है। इसीलिए हम कभी कभी अल्टरनेटिव पाथवे को प्रोपीडीन पाथवे भी कहते हैं, जिसे हम फैक्टर P भी कह सकते हैं। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है कि इसे हम प्रोपीडीन पाथवे भी कहते हैं और प्रोपीडीन को फैक्टर P भी कहा जाता है। ये सब है क्या, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो पहला पाथवे यानी पहले इसको क्यों कहा गया कि अल्टरनेटिव पाथवे 3 तरीके से एक्टिवेट हो सकता है। तो पहला तरीका है कि C3, फैक्टर B, D एंड फैक्टर P ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे तो अल्टरनेटिव पाथवे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। सेकेंड पाथवे कौन सा है? अगर प्रोपीडीन स्टार्टिंग से ही एक्टिवेटेड है, क्योंकि बॉडी में क्या हुआ है, बॉडी में कोई पैथोजन एंटर किया है और प्रोपीडीन एक्टिवेटेड है तो वो अल्टरनेटिव पाथवे को स्टार्ट कर देगा। एंड थर्ड ये देखा गया है कि कुछ प्रोटीएज हैं वो भी इस पाथवे को एक्टिवेट कर सकते हैं। प्रोटीएजेस लाइक थ्रोम्बिन एंड कैलिकरिन, ठीक है। ये सारे कुछ ऐसे प्रोटीएजेस हैं जो कि एक्चुअल में इस अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन जो हम मेनली देखते हैं कि एक्टिवेट कैसे होता है वो ये फर्स्ट पाथवे को ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि इसी को जो है डिटेल में हम पढ़ते हैं कि क्या करता है और कैसे करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जरा सा कि कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ काम करें और उनका मेन फंक्शन क्या है एक्चुअल में। तो मेक श्योर यहाँ पे जो C3 है एक्चुअल में यहाँ पर 3 टाइप से ब्रेक होता है। जैसे कि हमने इन जनरल देखा था, जो C3 है, C3 सबसे ज्यादा अबंडेंट सीरम प्रोटीन होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अबंडेंट बेसिस पे ये पाया जाता है। अब C3 को देखा गया है कि ये किस फॉर्म में आ सकता है, ये आ सकता है C3A फॉर्म में, ठीक है। ये C3B फॉर्म में भी होता है और इसका ये भी देखा गया है कि ये हाइड्रोलिसिस इसका हो सकता है, ठीक है। यानी इसका जो है समहाउ हाइड्रोलिसिस करवाया जा सकता है और अगर ये हाइड्रोलिसिस होता है इसका तो ये बन जाता है C3H2O फॉर्म। ये फॉर्म ये ले लेता है, ठीक है। और जब ये फॉर्म लेता है तो सीधी सी बात है यहाँ पे इसका थायोएस्टर बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाता है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और प्रोटीज भी काम करता है जिसे हम कहते हैं फैक्टर B। ये कुछ नए फैक्टर्स हैं या नए प्लेयर्स हैं जो कि सिर्फ अल्टरनेटिव पाथवे में देखने को मिलते हैं। जो फैक्टर B है ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जैसा ही काम करता है, इसलिए जब ये क्लीव होता है तो कैपिटल B स्मॉल b बनाता है एंड कैपिटल B स्मॉल a बनाता है, जिसमें से B फ्रेगमेंट जो है ये पाथवे में पार्टिसिपेट करता है। ये जो है कुछ नई चीज अल्टरनेटिव पाथवे में देखने को मिलेगी। तो लेट्स सी कि ये प्लेयर्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एवरीथिंग, ताकि हमें बाकी सब चीजें भी अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले C3 मॉलिक्यूल की बात करें तो C3A में ये कन्वर्ट हो सकता है, इसका बायोलॉजिकल फॉर्म, और ये एक एनाफाइलोटॉक्सिन जैसा रिगार्ड किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी ये क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं C3B के बारे में। तो ये ऑप्सोनाइजेशन करवाने में मदद करता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स को ये टैग कर सकता है, पैथोजन को एज वेल एज एपोप्टोटिक सेल को फैगोसाइटोसिस के लिए ये टैग कर सकता है, यानी इसका फैगोसाइटोसिस करवा सकता है। अगर C3B को कैपिटल B स्मॉल b फ्रेगमेंट के साथ मिला दिया गया, जो अभी मैंने आपको बताया है कि फैक्टर B जो है कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल a, ये दो फ्रेगमेंट में चेंज होता है। तो अगर C3B प्लस कैपिटल B स्मॉल b कर दिया जाए तो ये C3 कन्वर्टेज हो जाता है, और C3 कन्वर्टेज के साथ एक और C3B फ्रेगमेंट जोड़ दिया जाए तो ये C5 कन्वर्टेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है C3H2O फॉर्म। C3H2O फॉर्म क्या होता है? C3 मॉलिक्यूल इन विच द इंटरनल थायोएस्टर बॉन्ड हैज अंडरगॉन हाइड्रोलिसिस विथ कैपिटल B स्मॉल b। तो C3 मॉलिक्यूल का जो कि मेनली थायोएस्टर बॉन्ड होता है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये बाइंड होने लगता है कैपिटल B स्मॉल b के साथ, और कैपिटल B स्मॉल b के साथ ये बाइंड करके जो है फ्लूइड फेज का C3 कन्वर्टेज बनाता है। मेक श्योर यहाँ पे जो है 2 टाइप के कन्वर्टेज बनते हैं, C3 कन्वर्टेज अगर हम कहना चाहें, ठीक है। हमेशा की तरह जो अभी हमने मतलब पिछले पाथवेज में देखा था, क्लासिकल एंड जो लेक्टिन पाथवे था उसमें C3 कन्वर्टेज सिर्फ एक ही टाइप के थे। यहाँ पर C3 कन्वर्टेज 2 टाइप के बनते हैं, ठीक है। एक ऐसे होते हैं जो कि प्लाज्मा में सिर्फ रहते हैं,
फ्लूइड फेज में रहते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो कि पैथोजन के सरफेस के ऊपर बाइंड रहते हैं, पैथोजन सरफेस। हमने इन जनरल जो भी अभी तक C3 कन्वर्टेज देखा था वो पैथोजन के सरफेस पे ही देखा था। प्लाज्मा में जो पाया जाता है उसे हम जो है फ्लूइड फेज का मानते हैं, फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज कहते हैं। और ये जो पैथोजन के सरफेस के ऊपर होता है इसे हम मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं। तो इस बात का आपको जो है ख्याल रखना है, ऑल्दो मैं इन सारी चीजों को अभी समझाऊंगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी बोली गई है कि इसका मतलब कि फॉर्मेशन कैसे होता है, जब C3H2O जो है कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ मिलता है तो ये फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज बना देता है। नेक्स्ट आता है फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर बी। फैक्टर बी क्या करता है, फैक्टर बी का काम होता है C3H2O के साथ बाइंड कर जाना। इसके बाद जो है इसका क्लीवेज हो जाता है, फैक्टर बी का क्लीवेज हो जाता है फैक्टर डी के थ्रू, और फैक्टर बी जो है कैपिटल बी स्मॉल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी में कन्वर्ट हो जाता है। कैपिटल बी स्मॉल ए जो फ्रेगमेंट है ये क्या करता है, ये एक स्मॉलर फ्रेगमेंट है जो कि क्रिएट किया गया है फैक्टर डी के थ्रू। जब फैक्टर डी ने फैक्टर बी को क्लीव किया था तो एक स्मॉलर फ्रेगमेंट बन गया था जिसे हम बोलते हैं कैपिटल बी स्मॉल ए। और ये इतना ही नहीं, ये मतलब कि ये इनहिबिट कर सकता है जो बी सेल्स होते हैं उनके प्रोलिफरेशन को। सो इट मे इनहिबिट द प्रोलिफरेशन ऑफ एक्टिवेटेड बी सेल। नेक्स्ट आता है कैपिटल बी स्मॉल बी जो कि एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट पाथवे में काम करता है। ये लार्जर फ्रेगमेंट होता है, जब फैक्टर डी ने फैक्टर बी को ब्रेक किया तो ये लार्जर फ्रेगमेंट होता है जिसका क्रिएशन होता है। ये C3H2O के साथ मिलकर फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज बनाता है। C3 कन्वर्टेज C3B के साथ मिलकर जो है आई मीन टू से C3 कन्वर्टेज जो बनता है वो फिर एक और C3B के साथ मिलकर C5 कन्वर्टेज बनाता है। इतना ही नहीं, ये जो अपकमिंग C3B होते हैं उनके साथ मिलकर ये सेल बाउंड C3 कन्वर्टेज भी बनाता है। यानी जो कैपिटल बी स्मॉल बी है इसका रोल बहुत जगह है, ये C5 कन्वर्टेज भी बनाता है, ये C3 कन्वर्टेज भी बनाता है। C3 कन्वर्टेज में भी दोनों टाइप का बनाता है, फ्लूइड फेज भी बनाता है और मेम्ब्रेन बाउंड भी बनाता है। फिर आता है फैक्टर डी। फैक्टर डी क्या करता है, इट इज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम दैट क्लीव्स अ फैक्टर बी इनटू द कैपिटल बी ए, capital B small a and capital B small b only when it is bound to the either C3H2O और C3B। अब देखने को ये मिलता है कि फैक्टर D जो है फैक्टर B का क्लीवेज करवाता है, लेकिन इसको क्लीव करने का एक शर्त है। कौन सा शर्त है कि फैक्टर B को उस वक्त पे या तो C3H2O के साथ बाइंड रहना पड़ेगा या तो C3B के साथ बाइंड रहना पड़ेगा। जब फैक्टर B इन दोनों में से किसी के साथ भी बाइंड है तब फैक्टर बी को फैक्टर डी आकर क्लीव करता है, क्योंकि फैक्टर डी इज अ टाइप ऑफ द प्रोटियोलिटिक एंजाइम। फिर आता है प्रोपीडिन। प्रोपीडिन क्या है, इट स्टेबलाइजेस द C3B कैपिटल बी स्मॉल बी कॉम्प्लेक्स ऑन द माइक्रोबियल सरफेस। तो प्रोपीडिन क्या करता है, एक्चुअल में जो यहाँ पर C3B कैपिटल बी स्मॉल बी का कॉम्प्लेक्स बना है वो बहुत अनस्टेबल होता है और उस अनस्टेबल फॉर्म में इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करवाने में डिफिकल्टी होने लगती है। तो प्रोपीडिन क्या करता है, प्रोपीडिन इन दोनों को, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको स्टेबलाइज करवाने का काम करता है। तो ये हमने देख लिया एक्चुअल में कि ये कौन कौन से यहाँ पर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन हैं जो कि ये जो अल्टरनेटिव पाथवे हैं इसमें हेल्प कर रहे हैं, इन सभी का आप रोल देखोगे। तो यहाँ पर जो नई आई हैं वो है कौन कौन सी, फैक्टर बी, फैक्टर डी एंड प्रोपीडिन। और C3 का भी हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल आया है जिसे हम C3H2O कह रहे हैं, जो कि एक हाइड्रोलिसिस फॉर्म है। जब थायोएस्टर बॉन्ड का जो है हाइड्रोलिसिस होता है तब C3H2O कॉम्प्लेक्स बनकर रेडी होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये पाथवे रन कैसे होता है। तो पूरा का पूरा पाथवे जब हम देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इनका मेन फंक्शन कैसे होता है और ये काम कैसे करते हैं। अब मैं आपके सामने जो है पाथवे डिस्कस करती हूँ कि ये पाथवे चलता कैसा है, ठीक है। तो मैं जो है थोड़ा सा न्यू तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये टेक्निक आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो C3 है विच इज अ टाइप ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये सबसे ज्यादा अबंडेंट बेसिस पे पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो मान लीजिए कोई पैथोजन अटैक किया है और C3 का मतलब मेनली C3 जो होते हैं या कोई भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में सर्कुलेट होते हैं, कोई पैथोजन अटैक करता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। तो C3 जो है ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, काफी ज्यादा अबंडेंट बेसिस पे प्रेजेंट रहता है, काफी ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा के अंदर। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि पैथोजन ऑलरेडी बॉडी में एंटर कर चुका है तो इसका यहाँ पर स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस होता है, ओके। यहाँ पर जो है स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस देखा जाता है। अब ये जो स्पॉन्टेनियस
हाइड्रोलिसिस होता है, उसके बाद क्लीवेज हो जाता है किसका, इंटरनल थायोएस्टर बॉन्ड का, जिसकी वजह से अब C3 जो है C3H2O कंपोनेंट में यहाँ पर बन के रेडी हो गया। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट या हाइड्रोलिसिस कंपोनेंट ऑफ C3। और ऐसे जो है यहाँ पर काफी ज्यादा बन के रेडी हो जाते हैं। अब ये जो C3H2O है वो क्या करता है, उससे आकर बाइंड करता है फैक्टर बी। ठीक है, फैक्टर बी भी क्या है, फैक्टर बी भी एक टाइप का आप कह सकते हो प्रोटीएज ही हुआ या एक प्रोटीन ही हुआ जो कि C3 के साथ मिलकर काम करता है। तो यहाँ पर फैक्टर बी आता है और फैक्टर बी यहाँ पे आने के बाद क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है C3H2O के साथ, जो कि ऑलरेडी पहले से ही क्रिएट होके रखा है। लेकिन फैक्टर बी जो इसके साथ बाइंड हुआ है, C3H2O के साथ जो बाइंड हुआ है, ये अभी एक्टिव नहीं है। तो इसको एक्टिव करवाने के लिए कौन आता है, इसको एक्टिव करवाने के लिए फैक्टर डी यहाँ चला आता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फैक्टर डी जो है फैक्टर बी का क्लीवेज करवा देता है। और फैक्टर बी का क्लीवेज होते ही ये किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो फैक्टर बी जो है यहाँ पर किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, एक तो इसका फॉर्म बनता है कैपिटल बी स्मॉल ए और एक बनता है कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें से जो है ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी होता है यही यहाँ पर आकर बाइंड हो जाता है और ये एक अलग से कॉम्प्लेक्स बन के रेडी हो जाता है। ये जो C3H2O कैपिटल बी स्मॉल बी कॉम्प्लेक्स है, इसे हम फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज कहते हैं, क्योंकि ये जो है फ्लूइड में बना हुआ है, यानी प्लाज्मा में प्रेजेंट है। इसने अभी तक पैथोजन के सरफेस पे जाकर या फिर अफेक्टेड सेल के सरफेस पे जाकर बाइंड नहीं किया है। ये फ्लूइड फेज में यानी फ्लूइड में ही ये बन के रेडी हुआ है ये कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि ये C3 कन्वर्टेज है, तो इनके पास आपको पता है C3 कन्वर्टेज क्या होते हैं, ये एक एंजाइम की तरह काम करते हैं और इनका मेन मतलब कि इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये और भी ज्यादा C3 को बुलाते हैं और C3 का क्लीवेज करवाते हैं। तो सिमिलर बेसिस पे इसका भी यही फंक्शन होता है कि ये फिर से क्या करता है, बहुत से C3 को लेता है और C3 को क्लीव करता रहता है। C3 को क्लीव करता है तो आपको पता है क्या होगा, C3 क्लीव होने के बाद जो है C3b में बन जाएगा और इसका A कंपोनेंट बाहर चला जाएगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये जो यहाँ पे पोर्शन बना के रखा है, दिस इज द माइक्रोबियल सरफेस या फिर पैथोजन का सरफेस है ये। ठीक है, दिस इज द पैथोजन सरफेस। अब ये पैथोजन सरफेस के ऊपर आकर क्या हो जाता है, C3b बाइंड रहता है और यहाँ पे जो है और क्या हो जाता है, C3b यहाँ पे आके बाइंड कर चुका है। ठीक है, और ये एक्टिवेशन किसकी वजह से हुआ है, ये एक्टिवेशन हुआ है C3 कन्वर्टेज की वजह से, जो कि फ्लूइड फेज में बन के रेडी हुआ है। आफ्टर दैट क्या होता है, यहाँ पर फैक्टर बी चला आता है। ठीक है, लेकिन फैक्टर बी आकर एज इट इज जो है बाइंड कर जाता है किसके साथ, पैथोजन के सरफेस पे जो C3b प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड कर जाता है। लेकिन फैक्टर बी के बाइंड करने के बाद जो है यहाँ पे देखा ये जाता है, क्योंकि ये एज इट इज पूरा बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि इसको भी क्लीव होना जरूरी है, तो यहाँ चला आता है फैक्टर डी। फैक्टर डी क्या करता है, पैथोजन के सरफेस के ऊपर ही C3b के साथ जो कैपिटल बी प्रेजेंट है, कैपिटल बी कहने का मतलब है फैक्टर बी, तो फैक्टर बी को क्लीव करवा देता है और इसका कैपिटल बी स्मॉल बी फ्रेगमेंट यहाँ पर आकर बाइंड कर जाता है। अब ये जो यहाँ पे बना है ना, ये होता है मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज। ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए ये पैथोजन के सरफेस के ऊपर बाउंड होके रखा है, सो इट इज द मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, और ये जो पहला वाला था यहाँ पर आप देखिए किसी के भी सरफेस पे बाउंड नहीं होके रखा है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया फ्लूइड फेज और यहाँ पे ये मेम्ब्रेन पे बाउंड रहता है। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा था फैक्टर डी के काम करने की एक ही शर्त है कि जो बी है, ठीक है, फैक्टर बी है, या तो वो फ्लूइड फेज में रहे या तो वो मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में रहे, लेकिन समहाउ ये C3b से बाइंड करके रखे। मतलब फैक्टर बी तभी काम करेगा, फैक्टर बी के ऊपर जो है फैक्टर डी तभी काम करेगा जब फैक्टर बी मेनली बाइंड होके रखा है C3b से। अब वो C3b जो है या C3 से बाइंड करके रखा है, अब वो C3 हाइड्रोलिसिस फॉर्म का भी हो सकता है या फिर C3b फॉर्म भी हो सकता है। अब ये जो हमारे पास फाइनल आया है वो है क्या, मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज है एक्चुअल में C3b एंड कैपिटल बी स्मॉल बी ये अनस्टेबल तरीके से बाइंड रहते हैं। इनको स्टेबलाइज करने के लिए प्रोपीडीन चला आता है जिसे हम फैक्टर पी भी कहते हैं। तो C3b कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ जो है आकर बाइंड कर जाता है फैक्टर पी और फैक्टर पी इसको पूरा मिलाकर जो है अच्छे से स्टेबलाइज कर देता है। स्टेबलाइजेशन के बाद क्या देखा जाता है कि और भी C3 को जो है यहाँ बुलाया जाता है। यहाँ पे जो है बहुत सारे C3 का एक्टिवेशन होता है और C3b कैपिटल बी स्मॉल बी अलॉन्ग विद द फैक्टर पी और C3 को क्लीव किया जाता है। जब एक और C3b चला आता है तो ये पूरा बन जाता है C5 कन्वर्टेज।
जैसा कि आपको बताया गया था कि C3 कन्वर्टेज में एक और C3B आप ऐड कर देते हो तो वो पूरा C5 कन्वर्टेज हो जाता है। जैसे कि ये अगर इतने पोर्शन की हम बात करते हैं खाली, तो ये क्या बना है देखिए जरा यहाँ पर, ये जो C3B कैपिटल B स्मॉल b, दिस इज अ C3 कन्वर्टेज, इसमें आप एक और C3 लाकर ऐड कर देंगे, C3B लाकर ऐड कर देंगे तो ये C5 कन्वर्टेज बन जाता है। और C5 कन्वर्टेज को हम क्या कहते हैं, C3B कैपिटल B स्मॉल b C3B, ये कन्वर्टेज जो है हम इसको नाम देते हैं। एंड फाइनली क्योंकि C5 कन्वर्टेज का काम क्या होता है, C5 को क्लीव करना, तो यहाँ C5 को बुलाया जाता है और C5 को बुलाने के बाद आपको पता है C5A एंड C5B बनेगा, C5B पार्टिसिपेट करेगा, C5B फिर C6 को एक्टिवेट करेगा, फिर C6 C7 को एंड सो ऑन C8 को। अब ये जब कॉम्प्लेक्स बनने लगते हैं तो आपको पता है ये किसको बुलाते हैं, ये बुलाते हैं C9 को। एक C9 नहीं आता है, पॉली C9 आता है, जो कि फाइनली क्या करेगा, मैक का फॉर्मेशन करेगा, कहाँ पे, इस पर्टिकुलर पैथोजन के सरफेस के ऊपर। मैक का फॉर्मेशन हो जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर बैक्टीरिया का लाइसिस देखा जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो डिसरप्ट हो जाता है और बैक्टीरियल लाइसिस हो जाता है, और इस तरीके से जो है पैथोजन का बॉडी से एलिमिनेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव पाथवे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चीज जो है आपको समझ में आ गई होगी कि ये काम कैसे करता है। अगर हम यहाँ पर C3 कन्वर्टेज का नाम लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि C3B कैपिटल B स्मॉल b, ये C3 कन्वर्टेज हो गया। इसी में देखिए एक और C3B को जोड़ लेने से जो है ये C5 कन्वर्टेज हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मतलब बाकी सारी की सारी चीजें, क्योंकि हमने तीनों के तीनों पाथवे को देख लिया, कॉम्प्लीमेंट पाथवे को, क्लासिकल देख लिया हमने, अल्टरनेटिव देख लिया, लेक्टिन देख लिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ सारा पोर्शन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पोर्शन के साथ बात करेंगे रिगार्डिंग द इम्यूनोलॉजी पोर्शन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, एज वेल एज आप इसे जो है शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।